45 साल में कभी राजगोपालन जी के इतने अनुभव में वो कह रहे हैं उन्होंने ऐसी घटना, ऐसे सीन्स नहीं देखे। प्राइम मिनिस्टर को लेके जिस तरह की उनकी फिजिकल सिक्योरिटी को लेके खतरा हो रहा है। अमित शाह जी के पास क्या आईबी की सीक्रेट रिपोर्ट आई, क्यों वो लोकसभा स्पीकर के चेंबर में गए टॉप सीक्रेट रिपोर्ट लेके, क्यों लोकसभा स्पीकर पे नो कॉन्फिडेंस मोशन हो रहा है, क्यों राहुल गांधी आज जो बातें कर रहे हैं, फाइनली अपनी स्पीच दे रहे हैं, इसके पीछे सब चल क्या रहा है आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि उनका स्टार्टिंग पॉइंट 45 साल में जो सदन में सीन नहीं देखे वो देखे जा रहे हैं। थैंक यू सर फॉर ज्वाइनिंग। तो सर पहले तो स्पीच पे आए। इतनी कंट्रोवर्सी हुई, पहले स्पीच नहीं हो रही थी, अब स्पीच होती है और स्पीच में क्या क्या बोला जाता है और इसके पीछे क्या क्या मंशा है उसको डिस्कस कर लें, फिर अमित शाह जी पे आते हैं। पुष्करण जी, आज 11 तारीख फरवरी बुधवार, एग्जैक्टली पिछले 4 तारीख क्या दुर्घटना हुआ था, आज की 11 तारीख क्या दुर्घटना हो रहे, दोनों स्पेशली कंबाइन करके हम बात करेंगे, मतलब वर्णन करेंगे। आज राहुल गांधी का लोकसभा में स्पीच रिपीट करते जा रहे थे। न्यूक्लियर डील में, एनर्जी डील में, प्लस इंडो यूएस डील में इंडिया को भेज दिया नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा मैं जूडो सीखता हूँ, जूडो में 3 पॉइंट है, गल्ला पकड़ लो, ऐसे ऐसे दिखा रहे थे। ये मोदी साहब ने ट्रंप को गल्ला पकड़ना चाहिए था। डेटा चोरी कर रहे यूएस, इंडिया में गूगल विशाखापट्टनम में किया है वो डेटा, एकदम चाइना को, अमेरिका को वो गूगल बेचेगी करके इनडायरेक्टली उन्होंने जो वर्णन किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खिलाफ बोल रहे थे। क्योंकि 19 तारीख इश्करन जी दिल्ली में मैक्रन साहब आ रहे, यूरोपियन जो फ्रेंच लीडर एक्सेट्रा, टू ओपन अप दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर द वर्ल्ड। इंडिया उसको दिखा रही है। लेकिन आज लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण, एवरीवन लिसन्ड इट, देयर इज नो डिस्टर्बेंस। लेकिन ये कह रही है ये गवर्नमेंट इज अ नॉनसेंस गवर्नमेंट। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बोला। इश्करन जी एकदम गुस्सा आ गया, ट्रेजरी बेंच सब कुछ उठ करके ये कह रहा है चोर गवर्नमेंट है, नॉनसेंस गवर्नमेंट है, ये अनपार्लियामेंट्री निकाल दो। वो कह रहे मैं नहीं बोलूंगा नॉनसेंस करके, लेकिन नॉनसेंस गवर्नमेंट है करके रिपीट कर रहे थे। जगदम्बिका पाल तो स्पीकर अध्यक्ष जगह पर हाउस चला रहे थे, उन्होंने भी ठोका है। वो कह रहे थे मिस्टर राहुल गांधी आप मुझे जानबूझ करके, मेरा कांग्रेस में थे करके आप मुझे खींच रहे, लेकिन मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में मैं आपको रास्ता दिखाने चाहते थे, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुना है, इसीलिए तो आप विपक्ष में बैठे हैं। मेरी बात सुन के होती है सत्ता पक्ष में बैठे होगे करके टोका टोकी। अच्छा हुआ निर्मला सीतारमण जवाब 5 बजे देगी, हम लोग इसको 3 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें जवाब देगी। लेकिन अनुराग ठाकुर ने स्पष्टीकरण किया है, ABCDEF करके 26 इंग्लिश अक्षर का क्या क्या वर्णन है, मोदी गवर्नमेंट का वर्णन करके राहुल गांधी को टोका टोकी किया है। एक चीज अनुराग ठाकुर ने भी बोला, इसी सदन में 3 करोड़ रुपया कैश नकद 2008 में न्यूक्लियर डील में आए थे, ये भूल गया क्या? आप इंडो यूएस डील को बोल रहे, ये क्या कांग्रेस ने किया? अमर सिंह टाइम कांग्रेस को आप सत्ता में थे उस टाइम पर, मनमोहन सिंह ईमानदार बोल रहे थे, 3 करोड़ कैसे आ गया पार्लियामेंट को अंदर? ये सारा जो कि मनमोहन सिंह सरकार को जिक्र करके राहुल गांधी को घेर लिया बीजेपी ने। अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी ने बीजेपी ऑफिस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओलकर रिपोर्ट खुलासा कर दिया। ओलकर रिपोर्ट में मिस्टर नटवर सिंह का पैसा देने के लिए, कांग्रेस को पैसा दे करके कांग्रेस को दिया, इसीलिए सोनिया गांधी ने मिस्टर नटवर सिंह का सरकार में नहीं लेना चाहते थे, अमेरिका का दबाव थे। ये नटवर सिंह ने किताब लिखा है उसमें, वो भी जिक्र किया। सो आज इन टोटलिटी आप देखें 11 तारीख वेडनेसडे फरवरी, मिस्टर राहुल गांधी का स्पीच, मैंने पूछा 10 मार्क में 3 मार्क देख सकते हैं, वो पास तो नहीं हो पाया। टोटली देखोगे वो रिपीट करते जा रहे थे, इसका मतलब ही इज अ रिपीटर।
सर आप बहुत डिफिकल्ट मार्किंग करते हैं, उनको राहुल गांधी को हर बार ही आप फेल कर देते हैं। नहीं नहीं थोड़ा नहीं थोड़ा जनरस मार्किंग करनी पड़ेगी आपको, नहीं तो नहीं कैसे करेंगे पास होंगे। करेंगे, क्योंकि 3 बार सरकार से नहीं करके 14, 19, 24 3 बार का, इसीलिए तो 30 मार्क 3 मार्क दिया है। सपोज वो 2 जीत गए होते, अच्छा है, लीडरशिप दिखाना चाहिए। राहुल गांधी का जितना दिन राहुल गांधी पार्लियामेंट में अच्छा बोलेंगे, उतना दिन नरेंद्र मोदी का सरकार को बचावत करने का आदमी को जरूरत नहीं है, नरेंद्र मोदी खुद बच जाएगा। जी जी सर, नाउ मैं कमिंग इसमें टू द पॉइंट दो, ऑफ, नहीं मैं इसमें एक और आ जाता हूं सर। उन्होंने पिछली बारी जनरल नवराने की किताब का मेंशन किया था, अब दिल्ली पुलिस ने उस पर एफआईआर दर्ज कर ली है। एफआईआर दर्ज करने से पहले जनरल नवराने का एक ट्वीट भी आया है कि क्या रियल पोजीशन है, कि पेंगुइन ने जो स्टेटमेंट दी थी कि रियल पोजीशन क्या है, बुक पब्लिश नहीं हुई है बुक को लेके। तो ये अब एफआईआर और दिल्ली पुलिस की प्रोब आप देखते हैं समन करते हुए कि भैया कहां से किताब आई, कहां से कोटिंग हो रही है, क्या आप उसको देखते हैं लीगल एक्शन के रूप में, या जो बीजेपी सरकार पे कई बार लगता है कि वो एफआईआर दर्ज करके आगे एक्शन नहीं लेती है। आपने तो वकील है, मैं वकील नहीं पढ़ा, मैं पत्रकारिता पढ़ा है, लेकिन इसका पत्रकारिता रूप में एफआईआर को कैसे मैं देखूंगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ईश्वरन भंडारी आपका दर्शकों को एक अच्छी खबर सुनाना चाहता हूं। पार्लियामेंट को अंदर जो नरवाने साहब को खिताब को राहुल गांधी वर्णन कर रहे थे, मैं नरेंद्र मोदी को सौंपूंगा करके, वो नहीं हो पाएगा एफआईआर के बाद, बिकॉज इट्स ए स्पूरियस पब्लिकेशन, इट इज नॉट अ प्रिंटेड पब्लिकेशन। वो पार्लियामेंट में ऑथेंटिकेट नहीं कर पाया राहुल गांधी का, कैसे वो हैंड ओवर करेगा, गिफ्ट करेगा पुस्तक का? ये सरकार की तरफ से ये विक्ट्री है। राहुल गांधी की तरफ से एक नुक्स है। आज हम लोग बात करने के टाइम पर दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन इंडियन पब्लिशर्स मैनेजर को सम्मन कर दिया इंक्वायरी का। अगले क्या जाएगा लीगल टर्म में, आप एडवोकेट तरफ पे लीगल पैटर्न बोल सकते हैं, लेकिन मैं पुलिस तरफ से मैं बोलूंगा नेक्स्ट कैरावान एडिटर संदीप सिंह को बुलाएगा। आपको ये कैसे मिला? तीसरा, नरवाने साहब को पास जाएगा, आखिर में राहुल गांधी के पास आएगा। ये तो कम से कम 3 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट दे देगा। आखिर में राहुल गांधी का अरेस्ट करेगा? मेरा ख्याल से नहीं होगा, लेकिन इसमें नुक्स पड़ेगी। एफआईआर फाइल करके जनरल मुकुंद नरवाने का नाम आ गया एफआईआर में, बेचारा उसको पेंशन रुक जाएगा ईश्वरन जी। नहीं ये बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे लगता नहीं उन्होंने कोई, अभी मुझे लगता नहीं है सर कोई नेम्ड एफआईआर है, अभी तो अननेम्ड एफआईआर है। पर जांच के लिए जो जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके पास तो जाएंगे, पेंगुइन हो, चाहे जनरल हो, चाहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, चाहे जो अखबार हो, क्योंकि एक इन्वेस्टिगेटिंग का प्रोसेस है। उसके बाद कौन अक्यूज है नहीं है अलग बात है, पर ये जांच तो सब तक जाएगी। लेकिन द मोमेंट ही समन्ड, पिछले 1 साल जो जितना दिन एफआईआर फाइल किया उस दिन से पेंशन नहीं मिलेगी उसको बेचारा, ये चक्कर में फंस गया। एंड नॉट ओनली दैट, सपोज वो नाम आ गया राहुल गांधी, पेंगुइन पब्लिशर्स, नरवाने साहब विदेश नहीं जा पाएंगे, लुकआउट नोटिस इश्यू हो जाएगी। द मोमेंट योर नेम कम्स इन द एफआईआर, इफ यू आर अ पॉपुलर फिगर, सारा एयरपोर्ट का, सी पोर्ट का लुकआउट नोटिस सीबीआई, दिल्ली पुलिस वगैरह थ्रू इंटरपोल इश्यू करती है। ये चक्कर में ये राहुल गांधी विदेश नहीं जा पाएगा। सर वो अगर पुलिस एलओसी इशू करती है तो यस वो डिफिकल्टीज क्रिएट होती हैं, पर मैं कुछ लीगल बातें हैं इसके अंदर। पर जैसे आपने कहा, आप जर्नलिस्ट की तरह से बोल रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन में बोल रहे हैं, और एफआईआर आपने तो एडवोकेट से बोल दिया। आप राहुल गांधी को भी अपीयर हो जाइए, कोई बात नहीं, मेरी बात है। लेकिन मैं डरा रहे नहीं है, ये चीज मैं समझा रहा हूँ एज ए पत्रकार। फिर ना तो मैं पत्रकार की भाषा में मैं लीगल नहीं डालूंगा। इस चीज में सच्चाई है नहीं बताना। राहुल गांधी का इंक्वायरी होगी, नोटिस इश्यू होगी, एलओसी इश्यू होगी, ये होगी नहीं होगी, यही तो मैं प्रकट कर रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन में राहुल गांधी के पास जाएगी पुलिस, अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वो कोर्ट कर रहे हैं, कहां से आया उनसे पूछेगी। एफआईआर में किसका नाम देती है वो पुलिस की मर्जी है, और एफआईआर के बाद एलओसी भी सर डिस्क्रिशनरी चीज है, पुलिस इशू करती है नहीं करती। अगर करती है
तो वहां ट्रैवल करने में डिफिकल्टी होती है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट। बट ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, तो मैं आपकी बात को छोड़ रहा हूं। लेकिन आज प्रियंका गांधी ने एक चीज बोल दिया, ये विदेश में मिलती है, ये भी चक्कर में फंस गया। एक किताब अमेज़न में विदेश में मिला, ये चौथी बात है। मैं पत्रकार रूप में बोल रहा हूँ, पार्लियामेंट में जो मैं खुद देखा है वो मैं बोल रहा हूँ। वो किताब दिखा रहे थे, ठीक है ना जी, लेकिन जो फर्स्ट डे किताब नहीं दिखाया, सेकंड डे जबरदस्त पेंगुइन का फंसाने के वास्ते पेंगुइन का जो सेल्समैन रूप में राहुल गांधी ने ऐसे ऐसे दिखा रहे थे, फ्लैंगिंग कर रहे थे। अभी क्या होगा भगवान जाने। लेकिन 11 तारीख वेडनेसडे के बाद 4 तारीख वेडनेसडे, पिछले एक हफ्ते के पीछे जाएंगे तो आपको ये बहुत खतरनाक चीज में बताना चाहता हूं। अमित शाह साहब को 1 बजे 1:15 बजे के बीच में 4 तारीख बुधवार 2026 एक फोन आ जाते हैं, डायरेक्टर एसपीजी, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो मिलना चाहते हैं। सर ने साहब ने बोला मैं पार्लियामेंट को अंदर फोन में बात करा दो। फोन में बात करने टाइम पर वो बोल दिया है, सर हम लोगों को एविडेंस है, क्रेडिबल एविडेंस है, हम लोग को बिल्कुल खतरनाक चीज है। जो एसपीजी एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया होगा तो सेम एसपीजी का पार्लियामेंट को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन 5 बजे हम लोगों को खबर है 2 एमपी पार्लियामेंट को अंदर बात कर रहे थे, भाषण दे रहे थे। 5 बजे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट को अंदर आते टाइम पर 15-20 कांग्रेस वुमेन एमपीस जा करके घेराव करने वाले थे करके रिपोर्ट दे दिया। वो अमित शाह को क्या पता है, पसीना छूट गई बेचारा, वो भागा मिस्टर ओम बिरला का साहब को कमरे में, उसको इसको कम से कम 10 मिनट वॉक करना है। अमित शाह साहब भागा, सब लोग एमपी थे। अमित शाह साहब ने ओम बिरला को कानून में बताया ये ऐसे ऐसे खुफिया एजेंसी को, पार्लियामेंट को बाहर ये चीज है, पार्लियामेंट को अंदर क्या हो रहा है आप जाने, आप मर्जी जाने। इमीडिएटली मिस्टर ओम बिरला डिसाइडेड दैट प्राइम मिनिस्टर को कोई हार्म करेगा, एमपीस हार्म भी नहीं करेगा, सपोज उसको कमीज उतार देगा, गमछा उतार देगा, बाकी एमपीस आकर के उसको थप्पड़ के देगा। इस मेले में जो वुमेन एमपीस के ऊपर हंगामा होगा, इमीडिएटली बोलेंगे वुमेन सेफ्टी नहीं है इंडिया में, वर्ल्ड में जाएगी। ये ड्रामा करना चाहते थे कांग्रेस, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इसमें शामिल है नहीं है करके 350 सीसीटीवी कैमरा लोकसभा को अंदर है निष्करण, इसमें 4 जगह पर फंस गया है। 5-6 एमपीस के बीच में राहुल प्रियंका है 2:25 पर। ये उस टाइम पर ये भाषण दिया क्या? ये सारा चीज निष्करण भंडारी दर्शकों को ऊपर छोड़ दिया है। बाद में यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे जो खुलासा हुआ है टेलीविजन में भी आप देखा होगा, ज्योतिमणि करके तमिल एमपी जा करके प्रधानमंत्री को कितना इशारा कर रहे। ऑन टॉप ऑफ इट जो मसूद अजहर खान, क्या उसका नाम भी याद नहीं है, वो भी आज पार्लियामेंट के अंदर आ गया। सो उनका आशंका था वो सच्चाई निकला है। जो ओम बिरला किया है, प्रधानमंत्री को मना किया था, वो अच्छा किया है, भगवान ने उसको बुद्धिमती दी, नहीं तो मोदी का आर्म करने वाले थे, फिजिकल असॉल्ट। सर मैं तो सिंपल सी बात मानता हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर का 1% भी डेंजर है तो आपको प्रिकॉशन ले लेना चाहिए। 1% भी डेंजरस है, वी कैन नॉट हैव अ रिस्क इन दिस कंट्री ऑफ इवन 1% डेंजर। बेटर जिससे बोलते ना, बेटर टू अर्र ऑन द साइड ऑफ कॉशन। और मुझे लगता है वो बिल्कुल इसके दो पिछले उदाहरण है निष्करण। एक तो श्रीपेरुम्बदूर में राजीव गांधी का हत्या हुआ, इंदिरा गांधी का हत्या हुआ उसको घर का अंदर। सपोज लोकसभा को अंदर ज्योतिमणि, ये तमिल एमपी, ये छोटा श्रीपेरुम्बदूर बनाना चाहती है क्या? कोई जवाब देना चाहिए राहुल गांधी इसको। सर ठीक है, वो मैं तो लोग माने ना माने, मेरा व्यू बहुत क्लियर है कि अगर 1% भी रिस्क है, मेरे पास इंटेलिजेंस आउटपुट नहीं है, आपके पास नहीं है, बट अगर रिस्क है, रिस्क नहीं लेने का है, कोई डिस्प्यूट का टॉपिक ही नहीं है सर। पर सर मैं इससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहूंगा, क्योंकि लोकसभा स्पीकर के रोल को भी लेके और नो कॉन्फिडेंस मोशन को आप क्या देखते हैं, उसमें विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या होने जा रहा है? जो लोकसभा स्पीकर ने धार्मिकता रूप में, he does not want to preside over the house for 14 days, लेकिन जो नोटिस दिया है 128 एमपी ने दस्तखत किया है,
उसमें गलतियां बहुत है। 2025 लिखा है, बेवकूफ की बात है। उसमें प्रियंका गांधी दस्तखत किया है, उसमें राहुल गांधी तो दस्तखत नहीं किया है एज लीडर ऑफ अपोजिशन। एंड सेकेंड थिंग, इसमें टीआर बालू दस्तखत किया है। पढ़े लिखे लोग, चरणजीत सिंह चन्नी जो पीएचडी किया है कांग्रेस को 100 साल को ऊपर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, वो भी दस्तखत किया बिना पढ़ करके। तो माय पॉइंट इज, स्पीकर ने उसको मान लिया है, जो कार्रवाई करना हो करना चाहिए। 14 दिन वो हाउस में नहीं आएंगे। मार्च 9 तारीख इसको डिस्पोजल होगा। जरूर पार्लियामेंट को अंदर डिबेट होगी, उसमें टोका टाकी तो होगी। आखिर में वोटिंग में बीजेपी को सत्ता में पक्ष में 60 वोट एक्स्ट्रा वोट है, वो जीत जाएगा, कांग्रेस हार जाएगी। सर मैं थोड़ा आना चाहूंगा उससे बाहर निकल के कि बहुत पॉलिटिक्स हो रही है महाराष्ट्र के अंदर, बहुत तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो रही हैं, बहुत तरह की पावर स्ट्रगल हो रही है। तो ये अब जो शरद पवार फैमिली से स्टार्ट हुई थी महाराष्ट्र की, जो ये पवार फैमिली की जर्नी इन पॉलिटिक्स, उसके अंदर आज क्या सिचुएशन है विद रिगार्ड टू सुप्रिया सुले मैडम, शरद पवार जी, एवरीबडी, क्योंकि ही इज आल्सो एन ओल्ड पर्सन, एक एज है। तो अब क्या ये सक्सेशन बैटल हो रही है अजीत पवार फैमिली, इस फैमिली क्या हो क्या रहा है सर? इसमें तो ये सारा दूरदृष्टि को रूप में रखने में अजीत पवार का वाइफ सुनेत्रा पवार जी का डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप शपथ ले ली है। सो देयरफॉर हाफ ऑफ द स्टोरी एंडेड इस करंट। उनकी गर्मा गर्मी में जो शपथ नहीं करा गए होते, जो एनसीपी का फैमिली पॉलिटिक्स सुनेत्रा पवार का रुकावट बनाने थे। लेकिन आज अमित शाह साहब से, नरेंद्र मोदी से सुनेत्रा पवार मिलने जा रही है शाम को 5 बजे 6 बजे करीब, वो दिल्ली में है। एनसीपी में मिनिमम मुझे सुनने में आ रहा है, वो आपने प्रफुल्ल पटेल से इन्फॉर्म कर सकते हैं, नहीं तो बाकी जो भी है इम्पोर्टेंट वीआईपी से, 35,000 करोड़ रुपया का इलेक्शन फंड है उसके पास, शरद पवार का एनसीपी में। सर 35,000 करोड़ बोल रहे हैं आप? जी जी, शॉकिंग, इधर उधर शॉकिंग। उसको ऊपर झगड़ा है इस कारण, बाकी नहीं है। ये सारा अजीत पवार संभालते थे, वो सारा खींचना चाहते हैं। एक परिवार नहीं, एक परिवार, तो सुप्रिया सुले भी कर सकती है, नहीं तो ये भी कर सकते हैं। कौन? सुनेत्रा पवार। असल में सुनेत्रा पवार को ऊपर भी एक मुकदमा है, 25,000 करोड़ रुपया डुबा दिए करके, उसको भी मुकदमा जा रहे हैं। इन टोटल देवेंद्र फडणवीस साहब को सिर दर्द तो है जरूर। इवन अजित पवार साहब का वाइफ जाने के बाद, यानी विथड्रॉ भी करेगी, तब भी सरकार का स्थिरता है, स्टेबिलिटी है। बट एनसीपी में अजित पवार दादाजी दिगांत को बाद गर्मा गर्मी हुआ है। मुझे लगता है आज से शरद पवार को तबीयत खराब है, बिगड़ी हुई है, वो सुधरने के लिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। सपोज कोई दुर्घटना हो जाती, 85 इयर्स ओल्ड है, एनसीपी जरूर टूटेगी और भी टूटेगी सर। अभी तो आप नहीं देख रहे कि ये जो एक व्यू कहता है कि पवार फैमिली विल कम टुगेदर, जैसे अब कहने को कह रहे हैं उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे टुगेदर आ गए हैं, आप ये पवार फैमिली में नहीं देखते? या और दूसरा, उद्धव और राज भी क्या साथ आए हैं? क्योंकि राज ठाकरे का तो वॉच आउट हुआ है चुनाव में। नहीं, कब जो संभावना था बीएमसी इलेक्शन में जीतने के लिए, वो धर गया, तो अकट्ठा खट्टा अलग अलग हो जाएगा। कभी जो पार्टी टूट गया वो जोड़ता नहीं है जी। ये नहीं, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में आप एक उंगली जा करके देखिए, नो वन विल, बिकॉज उनके पैसा जमा है। आप मान लो एडीएमके, आप मान लो वाईएसआर कांग्रेस। क्यों वाईएसआर कांग्रेस आया? सोनिया गांधी ने राजशेखर रेड्डी दिगांत के बाद ये सारा चीज हुआ था, दैट इज व्हाई। तो सर नहीं, तभी आपका एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आप कहते हैं कि हिस्ट्री में जब जब ये स्प्लिट हुआ है, तो ये वापस जुड़ना, चाहे वाईएसआर पार्टी का हो, चाहे तमिलनाडु पॉलिटिक्स में हुआ हो, तो ये इतने सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। मैं आपको सिंपल एक उदाहरण दे दूंगा, 3 उदाहरण दे दूंगा। कांग्रेस को कम से कम 45 टुकड़ा हो गया पिछले 60 साल में। क्या शरद पवार कांग्रेस में वापस गया? क्या ममता बनर्जी वापस किया? क्या जगन रेड्डी वापस किया?
समझिए, कम से कम इतना दूर तो क्यों जा रहे हैं। हेमंत सोरेन आज बोला है राहुल गांधी बेवकूफ है करके, जो एनडीटी जो ये न्यूज 18 झारखंड में उनको इंटरव्यू देने टाइम पर बोला विदेश में जाकर के राहुल गांधी बोलना नहीं चाहिए, वो छोटा पार्टी है, रीजनल पार्टी है, उसमें 3 गुट हो गया। सर अमित शाह जी, मैं आना चाहूंगा थोड़ा वेस्ट बंगाल के ऊपर, क्योंकि अमित शाह जी कह रहे थे कि बीजेपी 21 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज में पावर में है, बट प्रधानमंत्री मोदी के लिए वेस्ट बंगाल स्पेशल है, वहां पे जीतना जरूरी है। बट आपका व्यू है और आपने ट्वीट भी किया हुआ है कि ममता बनर्जी को हराना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए, आसान नहीं है। तो आप उनको कंसिस्टेंटली कह रहे हैं कि लीड भी है, तो क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? क्या ममता बनर्जी की, मैं थोड़ा डिफरेंट चाहूंगा सर, ममता बनर्जी की स्ट्रेंथ्स क्या है? Why is it difficult to defeat ममता बनर्जी? क्या स्ट्रेंथ्स है और बीजेपी को क्या आपको लग रहा है अभी भी वीकनेस है? माइनॉरिटी वोट्स एंड मोरओवर शी इज वेरी मेर्कुरियल। किस टाइम पर क्या बोलेगी भगवान जाने, उनको भी नहीं पता। सेम ममता बनर्जी कम से कम 10 साल पहले, उन्होंने चीफ मिनिस्टर होने के पहले 15 साल पहले, ये सेम चरणजीत चटवाल करके एक डिप्टी स्पीकर था उस टाइम पर, उनको मुंह पर जो इलेक्ट्रल रोड्स फेंक करके आया, वीडियो आजकल सोशल मीडिया में खूब चल रहा है। सो देयरफॉर उनकी मेर्कुरियल आइटम पता नहीं लगता है, बट उनकी जो 30% मुस्लिम वोट्स का दबाव है ना जी, उसमें हरा नहीं पाएंगे। बाकी 70% हिंदू लोग वो ममता बनर्जी के पास प्यार करते हैं, बीजेपी के पास भी 60% आ जाएगी, लेकिन ममता बनर्जी का जो मेर्कुरियल बिहेवियर में, ये दीदी वो दीदी बोलने में, प्रधानमंत्री बोलने, उसको मजाक उड़ाई थी, मेरा जो टोकरे देखो से प्रधानमंत्री आकर के, उसमें नेगेटिव हो गया बीजेपी का पिछले 2024 में लोकसभा में। नहीं तो बीजेपी अच्छा जीत रहे थे, अभी प्रधानमंत्री ने उसको सुधर दिया, वो दीदी नहीं बोल रहे। एंड मोरओवर with the backdrop of Bangladesh election also, it will have a immense effect on Bengali voters. मुझे लगता है टक्कर है, 19-20 का फर्क होगी। जो ममता बनर्जी जीतने का जरूर कोशिश करेगी, सेम टाइम अमित शाह छोड़ेगा नहीं, अमित शाह साहब शुभेंदु अधिकारी छोड़ेगा नहीं है, टक्कर फाइट देगा। मैं जो कहता हूँ 19-20 का फर्क है। जी जी सर, मैं लास्ट पार्ट आना चाहता हूं, क्योंकि एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई घूसखोर पंडित, और उसके बाद बहुत विवाद हुआ। फिर नेटफ्लिक्स ने बोला हम टाइटल ड्रॉप कर रहे हैं, पर उसके बैकग्राउंड में एक यूजीसी को लेने के बाद जो जनरल कास्ट के अंदर एक सवाल खड़ा हुआ है, और एक क्या बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी हुई है। क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे है, या आपको इनपुट आ रहा है क्या ये जमीन पे है? किस तरह से ये मूवमेंट, क्योंकि अब 10-15 दिन हो गए हैं और सोशल मीडिया पे अभी भी ये चल रही है, तो मैं दोनों इश्यूज को जोड़ना चाहूंगा। क्या बीजेपी के पास जनरल कास्ट का पहली बारी चैलेंज खड़ा हो रहा है? इस पे आप क्या कहेंगे सर? मेरा जो पकड़ है, समाजवादी पार्टी तो सफल हुआ है, सक्सेस हुआ है, बड़े कम्युनिटी का, कास्ट का, ब्राह्मण का चढ़ा करके प्रोवोक कर दिया जरूर। यूजीसी इश्यू में मोर देन बीजेपी, इट इज समाजवादी पार्टी कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद में छिड़ाया है। उसको एसएमएस मैसेज भी योगी आदित्यनाथ को मिल गया है, थैंक्स टू फ्यू एडवोकेट्स। इस केस सुप्रीम कोर्ट में आकर के रोक लिया, बट जमीन पर इसको असर जरूर है, और कम से कम 8-10 महीने हैं चुनाव के लिए, तब तक सुधर जाएगा। अमित शाह साहब, योगी आदित्यनाथ, मिस्टर मोहन भागवत, राजनाथ सिंह, चारों 27 तारीख फरवरी लखनऊ में मीटिंग कर रहे, तब तक कोई ना कोई फैसला निकालेगा। इन दी नटशेल यूजीसी तब तक नए रूल को ऊपर लेके आ जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। पब्लिक लेवल पर, स्पेशली ब्राह्मण को लेवल पर, बहुत लोग ब्राह्मण लोग अपसेट है योगी आदित्यनाथ से। ये हमारा आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को पोस्टिंग ब्राह्मण कम्युनिटी को में नहीं दे रहे, ब्राह्मण कम्युनिटी का मंत्रिमंडल पर नहीं ले रहे। अभी पंकज चौधरी को डाला है, ये पंडित को लेके आना चाहिए था करके एक गुस्सा है। 11% वोट को कैसे आप संभालोगे यूपी में? ब्राह्मण कम्युनिटी यूपी बिहार में बहुत तकड़ा है, बट
योगी आदित्यनाथ उसको संभाल देगा, जरूर कुछ ना कुछ फॉर्मूला निकाल करके आगे बढ़ेंगे। पर सर ये जो आप बोल रहे हैं 27 फरवरी को मीटिंग हो रही है, तो इसका क्या एजेंडा है? क्योंकि अब तो इवन दो बंगाल तमिलनाडु का चुनाव चल रहा है, लोगों की नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हमेशा टेंशन होती है कि जो यूपी जीतता है वो दिल्ली जीतता है। खैर 24 में ऐसा नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी यूपी जीती पर दिल्ली बीजेपी जीती। बट क्या यूपी के अंदर बीजेपी के लिए बड़ी डिफिकल्टी या चुनौती शुरू हो गई, और इस मीटिंग का एजेंडा क्या है? व्हाट इज द एजेंडा बिहाइंड द मीटिंग सर? Agenda for to elect Mr. Yogi Adityanath third time. That is the agenda. जो आपको ये याद होगा, जो जगदीप धनखड़ रेजिग्नेशन को बाद राजनाथ सिंह को नाम चढ़ रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन को लेके आ गया। अभी राजनाथ सिंह का वाइस प्रेसिडेंट कुछ उम्मीद अभी तक नहीं है, लेकिन अपर कास्ट को कैसे अकोमोडेट करेंगे नरेंद्र मोदी? ब्राह्मीण्स, ठाकुर, स्पेशली बनियास, इसके लिए कुछ झगड़ा होगा। प्रधानमंत्री के रूप में मुझे लगता है 27 तारीख तक कुछ ना कुछ फैसला आ जाएगा जी। वो जो करेगा हमको भगवान जाने, किस रूप में अमित शाह का दिमाग उस टाइम पर मोड़ेगी भगवान जाने। बट इट इज एन इश्यू, ब्राह्मीण को आप सेटिस्फाई नहीं करोगे, बिगड़ेगा। सर मैं इसी पे एक कमेंट लेना चाहता हूँ। अभी देखो अखिलेश यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कल भी मैं देखा, परसों भी देखा, नरसों भी देखा, जो भी उन्नाव में, लखनऊ में, बस्ती में, गोरखपुर में, गोंडा में, जिधर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करते हैं, वो भाई आपको नाम क्या है, वो करे पंकज मिश्रा, नहीं तो कोई भारद्वाज, ये बोलने में आपको पंडित है क्या? आप क्यों नहीं लड़ रहे? आपको तो यूजीसी में सीट नहीं मिली, ऐसे चिढ़ा रहे और पंडित का नाम पूछ रहे। पंडित आपसे जब मैं खतरा है, आपको मैं जवाब देने में टाइम पर सोच बूझ करके दे दूंगा करके अननेसेसरीली ही इज प्रोवोकिंग। सो दैट विल गो अगेंस्ट अखिलेश यादव इन जनरल। एक जो चीज और नहीं हुई, मायावती बीएसपी बहन मायावती जी वो एकदम से एक्टिव हुई, बहुत देर से एक्टिव नहीं थी, और स्पेशली वो ब्राह्मण इशू पे, घूसखोर पंडित इशू पे भी वो आगे बढ़ के बोली और बहुत जल्दी बोली। तो अब यूपी पॉलिटिक्स में बहुत देर से बीएसपी साइडलाइन हुई है। चंद्रशेखर रावण आ गए हैं, बीजेपी का वोट हिस्टोरिक लो पे चला गया है। क्या आप देखते हैं क्या कुछ मूवमेंट हो रही है वहां पे बीएसपी में? मूवमेंट हो रही है। शायद बीजेपी बीएसपी का अलायंस का दूर दूर से कोई ना कोई रिश्तेदारी होगी, दूर की साइड में होगी, प्यार होगा, हाथ मिलाएंगे कुछ, लेकिन अलायंस नहीं आएगी। ऑन द टॉप ऑफ इट बीजेपी फॉर द फर्स्ट टाइम टेकिंग दलित इश्यू, दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट कांशीराम्स बर्थडे। तो इसमें मुझे लगता है कोई रिश्तेदारी तो बढ़ेगी जरूर। सर लास्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में क्या चल रहा है? क्योंकि जब आप आए तमिलनाडु में आज के जो एमके स्टालिन ने ऐलान किया है, सत्ता में मैं शार नहीं दूंगा, जो भी मेरे साथ आना चाहते हैं आ जाओ, नहीं तो सत्ता में मैं अलाउ नहीं करूंगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ईश्वरन जी, जो कि अगल देश स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसमें चंद्रबाबू नायडू का परिपूर्ण मेजॉरिटी है, लेकिन बीजेपी को सत्ता में रखा है, जो पवन कल्याण को सत्ता में रखा है। दिल्ली में 2014-19 में प्राइम मिनिस्टर का पूरा मेजॉरिटी था, तब भी अकाली दल का रखा, शिवसेना को रखा था 14 में। कांग्रेस ये बोल रहे है डीएमके का, आप सत्ता में आ जाओ नहीं आ जाओ, हम 60 साल से सरकार से दूर था, हम सरकार को इच्छा करें, हम मंत्रिमंडल बनेंगे, हमारा पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्टालिन वो नंबर नहीं दे रहे। शायद कांग्रेस विजय जोसेफ को पास, तमिल वेट्री का रकम के पास जाकर डीएमके का नाता तोड़ेगा। दैट्स व्हाट डेवलपिंग। अभी 1 महीने और अगर विजय और कांग्रेस का अलायंस होता है तो आप उसको कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स देखते हैं, कैसा देखते हैं? डीएमके खत्म कर देगा, डीएमके को सत्यानाश कर देगा अगर ये हो जाएगा। लेकिन स्टालिन छोड़ेगा नहीं, स्टालिन टूटा देगा कांग्रेस का। जो विजय का इंप्रेशन को बम करना, नहीं तो करूर इंसिडेंट नहीं होते, जननायक इश्यू नहीं होते। जी जी, थैंक यू सर फॉर कवरिंग ऑल दी इश्यूज, थैंक यू सो मच।
नमस्ते।